हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में उत्तराखंड की निःशुल्क सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है। तो दोस्तों, अभी तक हम लोग उत्तराखंड का इतिहास पढ़ रहे थे। उत्तराखंड का इतिहास हमारा काफ़ी कवर हो गया है। अधिकांश चीज़ें हमने उत्तराखंड के इतिहास में कवर कर ली हैं। उसके बाद हमने शुरू किया था उत्तराखंड के आंदोलन। तो उत्तराखंड के आंदोलन के 7 पार्ट में आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ। आज ये हमारा 8वां पार्ट होने वाला है। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें पिछले 7 पार्ट की, तो बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलनों के बारे में मैंने आपसे यहाँ पर चर्चा की थी। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है तो आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट में, तो आपको वहाँ से सारी वीडियो मिल जाएंगी। इसी में हमने 3 या 4 वीडियो में हमने वन आंदोलन के बारे में बात की थी। उत्तराखंड में जो वन आंदोलन हुए थे, तो वहाँ से भी सारे के सारे मैं कवर करवा चुका हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की हमारी सीरीज। तो देखिए, पहला आंदोलन है शिल्पकार सुधार आंदोलन। तो शिल्पकार सुधार आंदोलन क्या था, इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, जो शिल्पकार शब्द है ना, वो दलितों के लिए ही प्रयोग किया गया है। जो दलित थे, उन दलितों के लिए ही शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया गया है। अब देखिए, शिल्पकार सुधार आंदोलन या फिर हम कहें दलित सुधार आंदोलन, आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, उस समय क्या था ना, दलितों की स्थिति अच्छी नहीं थी। समाज में इनको अच्छा स्थान प्राप्त नहीं था। समाज का एक ऐसा वर्ग जिसे समाज में निम्न दृष्टि से देखा जाता था, उसको समाज में बराबरी का स्थान प्राप्त नहीं था, तथा उसको समाज में बराबरी का स्थान दिलाने के लिए, उनकी उन्नति के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। और देखिए, इसको नाम दिया गया शिल्पकार सुधार आंदोलन। तो यही है, जो समाज का एक वंचित वर्ग है, जिसे वो उन सुविधाओं से, उन अधिकारों से वंचित रखा गया है जो उनको मिलने चाहिए। तो उन्हीं अधिकारों के लिए, उन्हीं चीज़ों के लिए एक शिल्पकार सुधार आंदोलन चलाया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। आप समझ गए होंगे कि हम लोग शिल्पकार सुधार आंदोलन आंदोलन में क्या पढ़ने वाले हैं। और देखिए, जो यह शिल्पकार सुधार आंदोलन शुरू होगा ना, ये कुमाऊं वाले क्षेत्र से शुरू होगा। कहाँ से? कुमाऊं वाले क्षेत्र से यह आंदोलन शुरू होता है। चलिए ठीक है। अब देखिए, उत्तराखंड में दलितों को शिल्पकार नाम दिलाने में मुंशी हरि प्रसाद टमटा ने विशेष भूमिका निभाई थी। नोट कर लेना है, अगर क्वेश्चन ऐसा बनता है एग्जाम में, उत्तराखंड में दलितों को शिल्पकार नाम दिलाने में सर्वाधिक विशेष भूमिका किसने निभाई थी, सर्वाधिक विशेष भूमिका किसने निभाई थी, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? मुंशी हरिप्रसाद टमटा ने। चलिए ठीक है। फिर देखिए, टमटा सुधार सभा का गठन कब हुआ। हम लोग फैक्ट पे बात करेंगे। टमटा सुधार सभा का गठन कब होता है? 1905 में। 1905 में टमटा सुधार सभा का गठन होता है। और यह गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है मुंशी हरिप्रसाद टमटा के द्वारा। एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों बन भी चुका है कि टमटा सुधार सभा का गठन कब हुआ? 1905 में। और इसका गठन किसने किया? मुंशी हरिप्रसाद टमटा के द्वारा इसका गठन किया गया था। उसके बाद देखिए, टमटा सुधार सभा बाद में शिल्पकार सुधारणी सभा के नाम से जानी गई। मैंने आपसे कहा था ना कि जो ये दलित जो थे, उनके लिए ही शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया गया है। तो पहले तो ये टमटा सुधार सभा बनी थी, उसके बाद इसका नाम परिवर्तित किया गया और इसका नाम रखा गया शिल्पकार सुधारणी सभा। चलिए ठीक है। तो शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन किसने किया? 1913 में किया था खुशीराम आर्य ने। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए कि शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन किसने किया? खुशीराम आर्य ने। कब किया? 1913 में। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, आंदोलन जो है शुरू हो चुका था। जो शिल्पकार आंदोलन है ना, वो शुरू हो गया है। वो मतलब एक ऐसा नहीं है कि वो एक ही दिन में होगा या एक विशेष दिन होगा, ऐसा नहीं। जो शिल्पकार सुधार आंदोलन था, वो काफ़ी लंबे समय तक चला था। ऐसा नहीं है कि 1 महीना चला, 1 वर्ष चला, ऐसा नहीं। दशकों तक यह आंदोलन चलता है। उसके बाद जाकर कुछ इसमें हमको सुधार देखने को मिलते हैं। तो इस आंदोलन में काफ़ी सारे लोग थे, काफ़ी कुछ पत्र पत्रिकाएं थी, उन्होंने भी सहयोग दिया था। जैसे कि देखिए, सन 1912 तथा 1913 में अल्मोड़ा अखबार तथा गढ़वाली जैसे पत्रों ने शिल्पकारों के संदर्भ में लिखना आरंभ किया। सर्वप्रथम अगर हम लोग बात करते हैं शिल्पकारों के संदर्भ में जिन्होंने लिखना शुरू किया, अल्मोड़ा अखबार और गढ़वाली जैसे पत्रों का ही नाम आता है। तो 1912 और 1913 में अल्मोड़ा अखबार और गढ़वाली जैसे समाचार पत्रों ने शिल्पकारों के संदर्भ में लिखना आरंभ कर दिया था। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी जो लोग आंदोलन कर रहे थे उनके लिए भी, क्योंकि देखिए, जब भी कोई आंदोलन होता है ना, तो उसको समाचार पत्रों की, टीवी चैनलों की बहुत आवश्यकता होती है। अभी वर्तमान में तो टीवी चैनल है, लेकिन उस समय तो टीवी चैनल नहीं हुआ करते थे। उस समय जो लोगों तक पहुंचने का साधन था, माध्यम था, वो समाचार पत्र ही हुआ करते थे। अब अगर समाचार पत्र अगर उसमें अपने लेखों में लिख रहे हैं किसी भी चीज़ के बारे में, तो वो चीज़ें और भी तेज़ी से फैलने लगती है।
तो देखिए यहाँ पर से लिखना प्रारंभ हो गया था। उसके बाद देखिए एक घटना क्या होती है, 1911 में जॉर्ज पंचम का राज तिलक होता है। ये कहाँ पर हुआ था? दिल्ली दरबार। हालांकि आधुनिक इतिहास का ये हमारा टॉपिक है, जिसको हम लोग आधुनिक इतिहास में हम लोग कवर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर से आपको ये समझना है, जिस समय 1911 में जॉर्ज पंचम का राज तिलक होता है दिल्ली दरबार में, उसमें दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम आए रहते हैं। तो 1911 में जॉर्ज पंचम के राज तिलक के समय अल्मोड़ा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। देखिए ये जो राज तिलक हुआ था ना, ये तो अल्मोड़ा में नहीं हुआ था। राज तिलक तो दिल्ली दरबार वहाँ पर लगा हुआ था, वहाँ पर सब कुछ कार्यक्रम चल रहा था। लेकिन उस जो वहाँ पर दिल्ली दरबार से संबंधित ही, या फिर हम लोग कह सकते हैं, होता नहीं, अगर कहीं भी किसी चीज़ जैसे मान लिया कोई भी चीज़ कहीं पर हो रही है तो हम उसकी खुशी मनाते हैं किसी दूसरी जगह पर, तो वैसा ही कुछ इसमें भी था। तो 1911 में जॉर्ज पंचम के राज तिलक के समय अल्मोड़ा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। अब देखिए इस कार्यक्रम का संबंध किस प्रकार से इस आंदोलन से है, आपको ये समझना है। तो देखिए इस कार्यक्रम में दलितों के प्रवेश को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया, जिसके कारण शिल्पकार सुधार आंदोलन तेजी से फैलने लगा। देखिए समाज में ऐसा होता है ना, जब कुछ जागरूक लोग आते हैं, वो क्या होते हैं, किसी चीज़ के प्रति जागरूकता फैलाते हैं। तो अब देखिए एक ऐसी उनको दिशा मिल गई थी, जब 1911 में एक अल्मोड़ा में कार्यक्रम किया जा रहा था, तो उसमें दलितों को नहीं घुसने दिया। जो शिल्पकार थे, दलित थे, उनको इसमें घुसने नहीं दिया, प्रवेश करने नहीं दिया, जिसके कारण से जो दलित समाज था उसमें रोष उत्पन्न हो गया। और उन्होंने जो वहाँ पर जो भी दलित नेता थे, उन्होंने ये कहा कि आखिरकार जो हम लोग सोए हुए थे अभी तक, हमको नींद से जगा दिया, कि मतलब कि हमको नींद से जगाने के लिए शुक्रिया। तो इस प्रकार से ये जो आंदोलन शुरू हो रहा है ना, यहाँ पे से आधार बन रहा है एक आंदोलन का, मतलब एक चिंगारी भड़क रही है आंदोलन की। तो ऐसी कुछ घटनाएं होती रहेंगी, जिसके कारण ही आंदोलन आगे बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन कैसे बनेंगे। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनेंगे, आपको ये समझना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि शिल्पकार सुधार आंदोलन में जो आंदोलन चल रहा था, उसके लिए किस अखबारों से सर्वप्रथम लिखना आरंभ किया था, शिल्पकारों के संदर्भ में लिखना किस पत्रों ने आरंभ किया था। तो अल्मोड़ा अखबार और गढ़वाली जैसे पत्रों ने शिल्पकारों के संदर्भ में लिखना आरंभ किया। दूसरी बात ये हो जाएगी, जिस समय 1911 में जॉर्ज पंचम का राज तिलक हुआ था, तो उसके संदर्भ में उत्तराखंड में एक कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? अल्मोड़ा में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए। उसके बाद देखिए जो ये अल्मोड़ा में ये आयोजन किया गया था, इसमें ये भी बन सकता है कि इसमें किस चीज़ को लेकर विवाद हुआ था। इसमें दलितों के प्रवेश को लेकर विवाद हुआ था। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए उत्तराखंड के मूल निवासियों को शिल्पकार नाम देने का प्रथम प्रयास कब किया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के मूल निवासी जो कि दलित थे, उनको शिल्पकार नाम देने का प्रथम प्रयास कब किया गया था। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 1906 में। देखिए प्रथम प्रयास किया गया है अभी, लेकिन उसके बाद ही क्या होता है, उसके बाद 1911 में, उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ना 1911, उसके बाद 1911 में दलितों के लिए सर्वप्रथम शिल्पकार शब्द का प्रयोग किसने किया? मुंशी हरि प्रसाद टमटा ने। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, इसलिए आपको नोट कर लेना है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये है कि उत्तराखंड के मूल निवासी यानी दलितों को शिल्पकार नाम देने का प्रथम प्रयास कब किया गया। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 1906 में। और 1911 में दलितों के लिए सर्वप्रथम शिल्पकार शब्द का प्रयोग हरि प्रसाद टमटा जी के द्वारा किया जाता है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। उसके बाद देखिए सरकारी रिकॉर्ड में इस जाति को शिल्पकार कब लिखा गया। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सरकारी रिकॉर्ड में इस जाति को शिल्पकार कब लिखा गया, यानी कि दलितों को शिल्पकार कब लिखा गया। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 1921 में। लेकिन इसको मान्यता कब प्राप्त हुई? अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा बनता है कि सरकारी रिकॉर्ड में जो दलित थे उनको शिल्पकार कब लिखा गया, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 1921 में। लेकिन जो शिल्पकार जो शब्द है, इसको मान्यता कब प्राप्त हुई। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 1932 में। इस सरकारी रिकॉर्ड की हम लोग बात कर रहे हैं, सरकारी रिकॉर्ड की हम लोग बात कर रहे हैं। तो 1921 में सर्वप्रथम शिल्पकार लिखा गया, और उस शिल्पकार शब्द को मान्यता कब प्राप्त होती है? वो होती है 1932 में। तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए एक महत्वपूर्ण घटना क्या होती है। 1930 में लाला लाजपत राय का नैनीताल के सुनकिया गांव में आगमन होता है। कब? 1930 में लाला लाजपत राय का नैनीताल के सुनकिया गांव में आगमन होता है। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि लाला लाजपत राय उत्तराखंड कब आए थे? 1930 में। कहाँ पर आए थे? नैनीताल के सुनकिया गांव। हम कुमाऊं की बात कर रहे हैं अभी, नैनीताल के सुनकिया गांव में ये कुमाऊं में
आए थे। अब देखिए इनके आगमन के समय यहाँ पर क्या घटनाएं होती हैं इसको हमको समझना है। देखिए 1930 में जब लाला लाजपत राय नैनीताल आए तभी खुशीराम आर्य के नेतृत्व में शिल्पकारों द्वारा जनेऊ धारण करने तथा आर्य नाम स्वीकार करने का आंदोलन हुआ। तो ये क्वेश्चन दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है। खुशीराम आर्य के नेतृत्व में शिल्पकारों द्वारा जनेऊ धारण करने तथा आर्य नाम स्वीकार करने का आंदोलन कब हुआ था? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा 1930 में, जिस समय लाला लाजपत राय नैनीताल आते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें ये रहेगा कि ये देखिए यहाँ पर ये बनेगा कि शिल्पकारों द्वारा जनेऊ धारण करने तथा आर्य नाम स्वीकार करने का आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा खुशीराम आर्य। कब किया गया? 1930 में। चलिए ठीक है। अब देखिए जो मैंने आपको बताया ना, ये आंदोलन हुआ, ये आंदोलन हुआ कौन सा वाला? जनेऊ धारण करना था, आर्य नाम स्वीकार करना। असल में ऐसा हो क्या रहा था इस समय, जो नैनीताल के कुछ इलाके थे, तराई भावर के जो इलाके थे, वहां पर के जो शिल्पकार लोग थे, जो दलित लोग थे, वो ईसाई धर्म की ओर अपना कदम बढ़ा रहे थे। तो देखिए इसी को रोकने के लिए ये आंदोलन उसमें चलाया गया था। तो देखिए लाला लाजपत राय के पधारने से दलितों में जन्म ले रही जागृति तेजी से विकसित हुई तथा ईसाई बनने को उत्सुक भावर पट्टी के शिल्पकार जनेऊ धारण कर आर्य बन गए। तो देखिए ये बहुत अच्छी बात रही थी यहाँ पर कि जो हम लोग कह सकते हैं एक उनमें एक डेवलपमेंट हो रहा है, एक विकास हो रहा है, एक वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं, उनको मतलब कह सकते हैं कि समाज में अच्छा स्थान मिलना प्रारंभ हो गया है यहीं पर से। देखिए अगर समाज में कोई सी भी कमी है ना, ऐसा नहीं कि वो एक दिन, एक महीना, एक साल में उसको परिवर्तित किया जा सकता है, थोड़ा उसमें टाइम लगता है। तो देखिए धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, पहले वो दलित थे, उनके लिए शिल्पकार नाम का प्रयोग किया गया। उसके बाद उनको कानूनी मान्यताएं मिलती हैं, उनको जनेऊ धारण करने की, और साथ ही में आर्य वो लोग बन गए थे। तो ऐसे करते करते उनके लिए समाज में अच्छी परिस्थितियां बनाई गई, कुछ लोगों के द्वारा, कुछ जागरूक लोगों के द्वारा। और साथ ही साथ में हम लोग कह सकते हैं कि अब उनको जो उनका समाज था, उन समाज में जो प्रत्येक समाज में हर जगह हम लोग कह सकते हैं उनको एक अच्छा स्थान मिलना प्रारंभ हो रहा है। तो धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, समाज, हम लोग कह सकते हैं समाज में उनकी स्थिति अच्छी बन रही है। तो चलिए ठीक है, ये आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर से किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन मैंने बना के आपको बता दिए हैं। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए खुशीराम आर्य के सहयोग से कुमाऊं के शिल्पकार आंदोलन को राष्ट्रीय धारा से कब जोड़ा गया? देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हम लोग फैक्ट पे बात करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड के एग्जाम आपसे फैक्ट ही पूछे जाते हैं। हालांकि बीच बीच में आपको समझाता ही मैं रहूंगा, लेकिन जो फैक्ट हैं एग्जाम में वही पूछे जाते हैं। तो कहानी मैं आपको ज़्यादा बताऊंगा नहीं, कहानी अगर ज़्यादा बताऊंगा वीडियो तो 2-3 घंटे पहुंच जाएगी। तो फैक्ट पे हम लोग ज़्यादा बात करेंगे, जो कहानी है उसमें हम लोग लिमिटेड ही बात करेंगे। तो खुशीराम आर्य के सहयोग से कुमाऊं के शिल्पकार आंदोलन को राष्ट्रीय धारा से कब जोड़ा गया? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा 1934 में। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए खुशीराम आर्य जी समाज सुधारक तथा आर्य समाजी पंडित के नाम से विख्यात पंडित बचीराम आर्य से अत्यधिक प्रभावित हुए। खुशीराम जी ने इन्हें अल्मोड़ा में सामाजिक परिवर्तन की जिम्मेदारी सौंपी थी। देखिए यहाँ पर से ही आपको ये समझना है, आर्य समाजी पंडित के नाम से कौन विख्यात थे? आर्य समाजी पंडित के नाम से कौन विख्यात थे? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा पंडित बच्चीराम आर्य। कहीं कहीं पर देखिए बच्चीराम आर्य लिखा हुआ है, कहीं कहीं पर बच्चीराम आर्य लिखा हुआ है, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि ये आर्य समाजी पंडित के नाम से कौन विख्यात थे? पंडित बच्चीराम आर्य। और खुशीराम आर्य जी इनसे काफी प्रभावित थे। तो खुशीराम आर्य जी ने क्या किया था, इन्हें अल्मोड़ा में सामाजिक परिवर्तन की जिम्मेदारी सौंपी थी। तो पंडित बचीराम आर्य ने कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन अल्मोड़ा में किया था। कब किया था? 1914 में। काफी महत्वपूर्ण दोस्तों ये क्वेश्चन है। जैसे कि इनको अल्मोड़ा में सामाजिक परिवर्तन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उसी के तहत पंडित बचीराम आर्य ने कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन अल्मोड़ा में कब किया? 1931 में। कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन अल्मोड़ा में। देखिए सिर्फ हम लोग अल्मोड़ा की बात कर रहे हैं। कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन अल्मोड़ा में किसने किया? पंडित बचीराम आर्य ने, क्योंकि खुशीराम आर्य जी ने इनको अल्मोड़ा में सामाजिक परिवर्तन की जिम्मेदारी सौंपी थी। अगर क्वेश्चन ऐसा बनता है कि इन्होंने इसका गठन कब किया, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा 1931 में। चलिए ठीक है। फिर देखिए हरिप्रसाद टमटा, खुशीराम आर्य, बच्चीराम आर्य के प्रयासों से पहली बार वृहद शिल्पकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। पहली बार देखिए एक शिल्पकार सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है बहुत बड़े स्तर पर। कब किया जा रहा है? 1925 में अल्मोड़ा के डयोली गांव में। देखिए ये क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि
खुशीराम टमटा, हरिप्रसाद टमटा, खुशीराम आर्य, बच्चीराम आर्य के प्रयासों से पहली बार वृहद शिल्पकार सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? 1925 में। कहाँ पर किया जा रहा है? अल्मोड़ा के डयोली गांव में। और देखिए जो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे ना, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, नोट कर लेंगे, इसके अध्यक्ष रहेंगे तारादत्त गैरोला। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। तारादत्त गैरोला को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। किसका? 1925 में अल्मोड़ा में जो शिल्पकार सम्मेलन का आयोजन होता है पहली बार डयोली गांव में अल्मोड़ा में, तो इसका जो अध्यक्ष बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा तारादत्त गैरोला को। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखिए महात्मा गांधी भी कुमाऊं में आते हैं। हालांकि ये गढ़वाल में तो पहले आ चुके थे 1915-16 में, लेकिन गांधी जी गढ़वाल यानी कि देहरादून और हरिद्वार के क्षेत्रों में पहले आ चुके थे, लेकिन ये कुमाऊं वाले क्षेत्रों पर अभी तक नहीं आए थे। तो ये 2 बार कुमाऊं वाले क्षेत्रों पर आते हैं, 1929 और 1931 में। हालांकि गांधी जी का कुमाऊं में और गढ़वाल में आगमन की मैं एक वीडियो बनाऊंगा, वहां से ये सब चीज़ें आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो 1929 में गांधी जी के कुमाऊं आगमन पर इस आंदोलन को बल मिलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, जैसे कि ये आंदोलन में काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही व्यक्ति के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था, काफ़ी सारे लोग जुड़ते हैं तब जाके यह आंदोलन हम लोग कह सकते हैं एक अच्छे स्तर पर पहुंच पाता है। तो 1929 में गांधी जी कुमाऊं आते हैं और इस आंदोलन को और अधिक हम लोग कह सकते हैं बल मिलता है। फिर देखिए एक घामचो गोलीकांड होता है। घामचो गोलीकांड कब हुआ था? 25 अगस्त 1942 को। उसको नोट कर लेंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं, इतना ही आपको नोट करना है। घामचो गोलीकांड कब हुआ था? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 1942 में, 25 अगस्त 1942 में। ये मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि देखिए ये शिल्पकार सभा है ना, उस शिल्पकार सभा के ही एक क्रांतिकारी हैं जिनका संबंध इस घामचो गोलीकांड से है। देखिए शिल्पकार सभा के क्रांतिकारी मर्चराम द्वारा इस गोलीकांड के बाद सरकारी ऑफिसरों से छीनी बंदूकों को अपने घर में छुपा लिया था। देखिए जैसे क्या होता है, शिल्पकार सभा के क्रांतिकारी होते हैं, उनका नाम होता है मर्चराम। अब जैसे कि घामचो गोलीकांड होता है, तो इस गोलीकांड में जो मर्चराम होते हैं, जैसे कि जो जो सरकारी ऑफिसर होते हैं, उनसे क्या करते हैं, बंदूकें छीन लेते हैं और बंदूकों को छीन लेने के बाद ये अपने घर में रख लेते हैं, अपने आवास में उन बंदूकों को छुपा देते हैं। हालांकि बाद में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन आपको यहाँ से नोट ये करना है, घामचो गोलीकांड कब हुआ था? 25 अगस्त 1942 को। और घामचो गोलीकांड के समय किस क्रांतिकारी ने सरकारी ऑफिसरों की बंदूकों को छीनकर अपने आवास में छुपा लिया था? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? मर्चराम के द्वारा। चलिए ठीक है। फिर देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पहला शिल्पकार सम्मेलन हुआ था 1925 में हुआ था। उसके बाद देखिए दूसरा शिल्पकार सम्मेलन होता है 1930 में। पहला कब हुआ था? पहला हुआ था 1925 में। दूसरा कब हो रहा है? दूसरा हो रहा है 1930 में। अब इसकी मांग क्या थी? मांग ये थी, गोलमेज सम्मेलन में कुमाऊं के शिल्पकारों को प्रतिनिधित्व मिले। जैसे कि पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में शुरू हुआ था और 1931 तक, 1931 के जनवरी के आसपास ही खत्म होता है। दूसरा कब होता है? दूसरा होता है 1931 में। तीसरा कब होता है? 1932 में। इस प्रकार से 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। हालांकि उसको आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं, तो जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे ना, तो ये मांग उठी थी, जो शिल्पकार थे उनकी यह मांग उठी थी कि गोलमेज सम्मेलन में कुमाऊं के शिल्पकारों को भी प्रतिनिधित्व मिले। क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है कि शिल्पकारों ने यह मांग कब उठाई थी? या ऐसा क्वेश्चन बनेगा, कुमाऊं के शिल्पकारों ने यह मांग कब उठाई थी कि गोलमेज सम्मेलन में कुमाऊं के शिल्पकारों को प्रतिनिधित्व मिले? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 1930 में, जिसमें दूसरा शिल्पकार सम्मेलन हुआ था। हालांकि शिल्पकार सम्मेलन बाद में काफ़ी और भी हुए थे, अलग अलग जगह हुए थे। हालांकि हम लोग पहला और दूसरा पढ़ेंगे, बाद में अलग अलग जगह के जो जो हुए थे उनको हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको पहला याद रखना है और दूसरा याद रखना है। और देखिए इसकी एक मांग और थी। दूसरी एक मांग क्या थी? शिल्पकारों को जमीनें दी जाए तथा इनकी बटालियन बनाई जाए। तो कुछ इस प्रकार की इनकी मांग थी। हालांकि ये वाली मांग तो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये गोलमेज सम्मेलन वाली मांग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये वाली आपको मांग याद रखनी है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखिए मजखाली, जो कि अल्मोड़ा में पड़ता है। मजखाली में शिल्पकार सम्मेलन कब हुआ? तो 1933 में। मैंने आपको बताया ना, अलग अलग जगह पे क्या होता है, शिल्पकार सम्मेलन होते हैं। तो उसी प्रकार से अगर एग्जाम में बाई चांस पूछ ले, हालांकि संभावना बहुत कम है ऐसे क्वेश्चन बनने की, लेकिन फिर भी क्या होता है, कभी कभी जब क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही डीप बन जाते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं पीसीएस के पेपर में, लोअर पीसीएस के पेपर में ऐसे प्रश्न बनते रहते हैं। तो आपको, अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सब कुछ नोट कीजिए। तो मजखाली में शिल्पकार सम्मेलन कब हुआ था? 1933 में, और एक खुशीराम आर्य के द्वारा किया गया था। चलिए ठीक है। फिर देखिए
मुंशी हरिप्रसाद टमटा अखिल भारतीय दलित संस्था के उपाध्यक्ष कब से कब तक रहे? मुंशी हरिप्रसाद टमटा की हम लोग बात कर रहे हैं। और अखिल भारतीय दलित संस्था, देखिए यहाँ पर से जो जो मुंशी हरिप्रसाद टमटा है, इनका संबंध कहाँ से है? उत्तराखंड से है। और ये अखिल भारतीय दलित संस्था के उपाध्यक्ष बनते हैं। तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है, मुंशी हरिप्रसाद टमटा अखिल भारतीय दलित संस्था के उपाध्यक्ष कब से कब तक रहे थे? तो ये रहे थे 1934 से लेकर 1940 तक। हालांकि जब हम लोग पढ़ेंगे ना प्रमुख व्यक्तित्व, जो हम लोग एक एक जो उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्ति हुए हैं उनके बारे में जब हम लोग चर्चा करेंगे, तो जैसे मुंशी हरिप्रसाद टमटा हैं, हरगोविंद पंत हैं, गोविंद वल्लभ पंत हैं, तो इनके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। फिलहाल आप लोग जो इस आंदोलन से संबंधित इनके बारे में है उसी के बारे में जानिए। तो देखिए 1934 से लेकर 1940 तक मुंशी हरिप्रसाद टमटा अखिल भारतीय दलित संस्था के उपाध्यक्ष रहे थे। और उसी के साथ साथ 1945 से लेकर 1952 तक 1945 से लेकर 1952 तक ये अल्मोड़ा नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे थे। कब से? 1945 से लेकर 1952 तक मुंशी हरिप्रसाद टमटा अल्मोड़ा नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहते हैं। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए बागेश्वर में शिल्पकार सम्मेलन कब हुआ? ये महत्वपूर्ण है। बागेश्वर में जो शिल्पकार सम्मेलन हुआ था, ये एक तो 1941 में हुआ था, एक हुआ था 1946 में। जो 1946 में ये सम्मेलन हुआ था, काफी बहुत बड़े स्तर पर ये होता है। देखिए जो शिल्पकार सम्मेलन हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? हर एक जो भी शिल्पकार सम्मेलन हो रहा है ना, सब में एक ही मांग है, बस वही जो मैंने आपको बताया, शिल्पकारों के अधिकारों के बारे में बात की जाएगी, उनके जो समाज में जो उनका स्थान है उनको वो स्थान मिले, बस उसी के बारे में हर सम्मेलन में ये बात की जाएगी। तो आपको याद रखना है, मछखाली अल्मोड़ा में शिल्पकार सम्मेलन कब हुआ था? 1933 में। और बागेश्वर में शिल्पकार सम्मेलन कब होगा? 1941 में और 1946 में। उसके बाद देखिए कुमाऊं समाज सम्मेलन, एक कुमाऊं समाज सम्मेलन होता है, इसके बारे में आप लोग जानिए। देखिए 1932 में क्वेश्चन बनेगा, कुमाऊं समाज सम्मेलन कब हुआ था? 1932 में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी बद्रीदत्त जोशी ने। क्वेश्चन बनेगा, कुमाऊं समाज सम्मेलन जो कि 1932 में हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बद्रीदत्त जोशी ने। चलिए ठीक है। फिर देखिए संयुक्त प्रांत की क्या है? संयुक्त प्रांत की अस्पृश्यता विरोधी समिति, जिसके चेयरमैन हृदय नाथ कुंजरू थे, ने गढ़वाल की अस्पृश्यता विरोधी समिति, यहाँ पर अस्पृश्यता विरोधी समिति यहाँ पर हम लोग जोड़ लेंगे, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया लिखने में, मिस्टेक कभी कभी हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर से आपको ये समझना है, संयुक्त प्रांत की 1932 ने 31-32 के आसपास की बात हो रही है। तो देखिए संयुक्त प्रांत की अस्पृश्यता विरोधी समिति, जिसके चेयरमैन हृदयनाथ कुंजरू थे, ने गढ़वाल की अस्पृश्यता विरोधी समिति का अध्यक्ष किसे चुना था? जैसे कि ना हर जगह क्या होता है, एक नेता चुना जाता है। तो देखिए जैसे कि संयुक्त प्रांत में कौन था? संयुक्त प्रांत में अस्पृश्यता विरोधी समिति का जो अध्यक्ष या फिर चेयरमैन थे वो थे हृदयनाथ कुंजरू। उसी प्रकार से गढ़वाल की अस्पृश्यता या फिर गढ़वाल में जो शिल्पकार आंदोलन था, इसको चलाने के लिए एक व्यक्ति को चुना गया था, या फिर गढ़वाल की अस्पृश्यता विरोधी समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ये चुना गया था मुकुंदी लाल को। तो एक बार हम लोग अच्छे से इसको समझते हैं। देखिए संयुक्त प्रांत की अस्पृश्यता विरोधी समिति, जिसके चेयरमैन हृदयनाथ कुंजरू थे, इन्होंने गढ़वाल की अस्पृश्यता विरोधी समिति का अध्यक्ष किसे चुना? तो इन्होंने चुना था मुकुंदी लाल को। काफी महत्वपूर्ण दोस्तों ये क्वेश्चन रहेगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। हृदयनाथ कुंजरू ने गढ़वाल की अस्पृश्यता विरोधी समिति का अध्यक्ष किसे चुना था? मुकुंदी लाल को। तो इन्हीं मुकुंदी लाल, देखिए अभी तक जितने भी शिल्पकार सम्मेलन हो रहे हैं ना, तो कुमाऊं वाले क्षेत्र पे हो रहे हैं। तो 1932 में क्या होता है, मुकुंदी लाल के द्वारा गढ़वाल में शिल्पकार सम्मेलन किया गया। अभी तक देखिए गढ़वाल में कोई शिल्पकार सम्मेलन नहीं हुआ है, तो 1932 में मुकुंदी लाल के द्वारा ही शिल्पकार सम्मेलन का आयोजन गढ़वाल वाले क्षेत्र पर किया गया। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए अगला आता है श्रीनगर में शिल्पकार सम्मेलन। अब देखिए गढ़वाल वाले क्षेत्रों की हम लोग बात कर लेते हैं। तो श्रीनगर में शिल्पकार सम्मेलन कब होता है? 4-5 सितंबर 1935 को। हर शिल्पकार सम्मेलन की सिर्फ एक ही मांग रहेगी, शिल्पकारों के हकों की बात के लिए। चलिए ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन रहेंगे? इसके अध्यक्ष रहेंगे CH चौफिन। दोस्तों क्वेश्चन कैसे बनेगा, श्रीनगर में जो शिल्पकार सम्मेलन हुआ था 1935 में, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? CH चौफिन ने। फिर देखिए
गांधी जी व पुरुषोत्तम दास टंडन की उपस्थिति में नैनीताल में एक राजनीतिक सम्मेलन कब हुआ था? कब गांधी जी व पुरुषोत्तम दास टंडन की उपस्थिति में नैनीताल की हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर गांधी जी का नाम आ रहा है। गांधी जी व पुरुषोत्तम दास टंडन की उपस्थिति में नैनीताल में एक राजनीतिक सम्मेलन कब हुआ? तो 21 मई 1931 में। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया ना, गांधी जी एक बार 1929 में आए थे कुमाऊं वाले क्षेत्र पर, और एक बार आते हैं 1931 में। तो देखिए 1931 में जिस समय आते हैं नैनीताल में, तो उस समय क्या होता है, गांधी जी व पुरुषोत्तम दास टंडन की उपस्थिति में नैनीताल में एक राजनीतिक सम्मेलन होता है। कब होता है? 21 मई 1931 को। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए ठीक है। फिर देखिए अगला हमारे पास आता है अमन सभा। इस अमन सभा के बारे में आपको जानना है, क्योंकि यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बनता है। अमन सभा की जो स्थापना होती है 1930 में होती है, और कहाँ होती है? पौड़ी में। दोस्तों क्वेश्चन ऐसे बनेगा, अमन सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? पौड़ी में हुई थी। कब हुई थी? 1930 में हुई थी। अब सवाल ये उठता है कि इस अमन सभा की स्थापना किसने की थी? देखिए इस अमन सभा की स्थापना किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं की थी। इस अमन सभा की स्थापना प्रशासन के द्वारा ही की गई थी। जो ब्रिटिश प्रशासन था, जो अंग्रेजी प्रशासन था, उसके द्वारा ही इस अमन सभा की स्थापना की गई थी। और इस अमन सभा का उद्देश्य क्या था? अमन सभा की स्थापना का उद्देश्य ये था, लैंसडाउन छावनी को राष्ट्रवादी आंदोलन से बचाने के लिए ही अमन सभा की स्थापना की गई थी। लैंसडाउन छावनी जो कि पौड़ी में ही है, तो देखिए इसको, जैसे कि उस समय स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था और उसी के तहत बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे, तो उसी आंदोलन से बचाने के लिए लैंसडाउन छावनी को अमन सभा की स्थापना की जाती है ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा 1930 पौड़ी में। फिर देखिए संयुक्त प्रांत के गवर्नर सर मैल्कम हैली का पौड़ी में आगमन किसके अनुरोध पर हुआ था? ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संयुक्त प्रांत के गवर्नर सर मैल्कम हैली का पौड़ी में आगमन किसके अनुरोध पर हुआ था? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? अमन सभा के ही अनुरोध पर सर मैल्कम हैली। देखिए संयुक्त प्रांत जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा था उसको संयुक्त प्रांत उसमें बोला जाता था। तो संयुक्त प्रांत के जो गवर्नर थे सर मैल्कम हैली का पौड़ी में आगमन किसके अनुरोध पर हुआ था? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? अमन सभा। और देखिए जो अमन सभा रहेगी ना, इस अमन सभा में काफी रईस लोग, हम लोग कह सकते हैं काफी उच्च वर्गीय लोग शामिल थे। जैसे वकील हो गए, ठेकेदार हो गए, थोकदार हो गए, जैसे बड़े बड़े लोग जो राय बहादुर जैसी उपाधियां धारण किया करते थे। जो देखिए वकील हो गए, ठेकेदार हो गए, थोकदार हो गए, और जो राय बहादुर जैसी उपाधियां धारण किया करते थे, कुछ इस प्रकार के लोग इसमें शामिल थे। और देखिए जो जो अमन सभा की स्थापना हुई थी ना, कोई यहाँ के व्यक्तियों के लिए स्थापित नहीं हुई थी, यहाँ व्यक्तियों के विरोध के लिए स्थापित हुई थी। मतलब इनके खिलाफ जो चीजें करेंगे उसी के लिए ही अमन सभा की स्थापना होती है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो देखिए 1930 में क्या हुआ? 1930 में ये हुआ था, अमन सभा की स्थापना हुई थी। कहाँ पर? पौड़ी में। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि अमन सभा के अनुरोध पर मैल्कम हैली को बुलावा दिया जाता है। कहाँ पर? पौड़ी में आने का। तो देखिए मैल्कम हैली का पौड़ी में दरबार लगता है। कब लगता है? 6 सितंबर 1932 को। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों ये क्वेश्चन है। मैल्कम हैली का पौड़ी में दरबार कब लगता है? 6 सितंबर 1932 को। मैल्कम हैली के पौड़ी आने का विरोध जयानंद भारती के द्वारा किया जाता है। जैसे कि मैल्कम हैली पौड़ी में आते हैं और इनके पौड़ी में आने का विरोध किया जाता है जयानंद भारती के द्वारा। ये उसी समय जेल से छूटे हुए होते हैं और उसी समय पहुंच जाते हैं मैल्कम हैली का विरोध करने के लिए। तो देखिए जैसे ही मैल्कम हैली यहाँ पर आते हैं पौड़ी पे और वो मंच पर पहुंचते हैं, तो देखिए मैल्कम हैली के विरोध में जयानंद भारती ने मंच के सामने तिरंगा फहराया। जैसे ही मैल्कम हैली यहाँ पर आते हैं और मंच पर आते हैं, वैसे ही देखिए उसमें क्या होता है, जयानंद भारती जो होते हैं ना, अपने भेष बदल कर वहां पर आते हैं और जो तिरंगा होता है उस तिरंगे को अपने कुर्ते के अंदर छुपा के लाते हैं और मंच के सामने तिरंगा फहरा देते हैं और मैल्कम हैली गो बैक, भारत माता की जय और अमन सभा मुर्दाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, कुछ इस प्रकार के नारे वहां पर लगाते हैं। तो ये अमन सभा से संबंधित जो भी घटनाएं हैं आपको याद करनी है। 1930 में इसका गठन होगा। गठन कहाँ होगा? पौड़ी में। अमन सभा के ही अनुरोध पर जो मैल्कम हैली होंगे वो पौड़ी में आएंगे। इनका दरबार कब लगेगा? 6 सितंबर 1932 को। मैल्कम हैली के पौड़ी आने का विरोध किसके द्वारा किया गया था? जयानंद भारती के द्वारा। मैल्कम हैली गो बैक, मैल्कम हैली गो बैक का नारा किसके द्वारा लगाया गया? जयानंद भारती के द्वारा। और अमन सभा मुर्दाबाद का नारा किसके द्वारा लगाया गया? ये भी लगा गया जयानंद भारती के द्वारा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। जो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर जितना भी कुछ लिखा हुआ है ना, जो छोड़े, जितना भी कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है सभी कुछ महत्वपूर्ण है और आपको सब कुछ याद करना है।
तो ये आप समझ गए होंगे जैसे कि मेलकम हेली यहाँ पर आते हैं। अब देखिए जो अंग्रेज होते हैं ना, अंग्रेजों की नीतियों से तो वैसे ही हर कोई परेशान था। तो उस समय क्या हो रहा था, अंग्रेज लोग जो भी जहाँ सभाएं कर रहे थे, जो भी कुछ हो रहा था, उनका विरोध आंदोलनकारी जो क्रांतिकारी थे उनके द्वारा किया जा रहा था। तो वैसे ही विरोध मेलकम हेली का भी हुआ था। तो ये आपको याद रखना है, जयानंद भारती के द्वारा इनका विरोध किया गया था। और मेलकम हेली गो बैक का नारा और साथ ही साथ में अमन सभा मुर्दाबाद का नारा किसके द्वारा लगाया गया, तो ये लगाया गया जयानंद भारती के द्वारा। चलिए ठीक है। फिर देखिए जयानंद भारती को क्या कर किया गया, जेल मतलब इनको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद इनको जेल में डाल दिया गया। तो ये थी हमारी अमन सभा के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और हम लोग पढ़ चुके हैं शिल्पकार सुधार आंदोलन के बारे में। उसके बाद देखिए अगला आता है करबंदी आंदोलन। करबंदी आंदोलन कब होता है, 1932 में। शुरू कहाँ से होता है, ये होता है ऋषिकेश से। इसके बारे में इतनी जानकारी है। देखिए असल में हुआ क्या था, जो लगान की दरें थी ना, लगान की दरें 33% से ज़्यादा बढ़ा दी गई थी इस समय। कितनी, 33% से ज़्यादा क्या किया गया था, लगान की दरों को बढ़ा दिया गया था। तो उसी के विरोध में करबंदी आंदोलन होता है 1932 में। और ये शुरू होता है ऋषिकेश से। इसमें किसी एक व्यक्ति के द्वारा इसका नेतृत्व नहीं किया गया, मतलब हम लोग कह सकते हैं संपूर्ण जो वहाँ पर आंदोलनकारी थे वहाँ पर उनके द्वारा ही इसका नेतृत्व किया गया था। तो करबंदी आंदोलन कब होगा, 1932 में। शुरू कहाँ से होगा, ऋषिकेश से। बहुत सारे लोग इस आंदोलन में शामिल थे। उसी के साथ देखिए विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार व शराब भट्टियों पर धरना देने का आंदोलन कब चला। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार व शराब भट्टियों पर धरना देने का आंदोलन कब चलता है, ये भी 1932 में ऋषिकेश से ही चलाया गया। यानी कि ये तो करबंदी आंदोलन, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार आंदोलन और शराब भट्टियों पर धरना देने का आंदोलन, ये तीनों के तीनों 1932 में हुए। और कहाँ से होते हैं, ये होते हैं ऋषिकेश से। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखिए एक सम्मेलन आता है श्रीनगर सम्मेलन। अब देखिए श्रीनगर सम्मेलन में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। असल में क्या है, अजय रावत को अगर हम लोग पढ़ते हैं, अजय रावत की किताब में ये लिखा हुआ है यह सम्मेलन हुआ था 1932 में। जबकि कुछ अन्य किताबों में इसको 1938 भी लिखा हुआ है। अन्य किताबों में इस सम्मेलन को 1938 भी बताया गया है। तो देखिए अगर आपको वैसे अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो या तो 1932 ही मिलेगा आपको या 1938 ही मिलेगा, क्योंकि आयोग अजय रावत की बुक से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन उठा रहा है। तो अगर 1932, देखिए दोनों ऑप्शन नहीं मिलेंगे। दोनों अगर ऑप्शन मिलते हैं तो वहाँ पर क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन होगा इसमें आपत्ति लग जाएगी। या तो 1932 ही होगा या 1938 ही होगा। इसलिए आपको दोनों ही ये सन याद रखने हैं, 1932 और 1938। जो दरअसल ये सम्मेलन हुआ था श्रीनगर में, एक राजनीतिक सम्मेलन था। अब देखिए इस सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू, ये देखिए सम्मेलन महत्वपूर्ण क्यों है, सम्मेलन तो बहुत सारे हुए हैं ना, तो ये सम्मेलन महत्वपूर्ण क्यों है, ये सम्मेलन इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जवाहरलाल नेहरू तथा उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित ने भी भाग लिया था। तो काफी दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू और उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित ने भाग लिया था। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, श्रीनगर सम्मेलन में, जो कि 1932 या फिर हम लोग कहें 1938 में हुआ था। अलग अलग किताबों की अलग अलग डेट है, इसलिए कन्फ्यूजिंग है इसमें। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए इस सम्मेलन में ब्रिटिश गढ़वाल तथा टिहरी गढ़वाल की अखंडता और गढ़वाल में गाड़ी सड़कों पर जोर दिया गया। अब देखिए गाड़ी सड़क आंदोलन जो हमारा चलता है ना 1938 से चलता है, 1940 के आसपास तक चलता रहता है। हम लोग पढ़ेंगे आगे वाली वीडियो में गाड़ी सड़क आंदोलन को भी। तो देखिए अगर हम लोग इस बात को मान के चलें, गाड़ी सड़कों की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस प्रकार से इस श्रीनगर सम्मेलन का सही उत्तर 1938 ही होना चाहिए। लेकिन अजय रावत 1932 बोलते हैं, तो इसीलिए हमको दोनों ही याद रखने पड़ेंगे। अगर मैं एक ही अगर यहाँ पर 1932 लिखता 1938 नहीं लिखता तो आप लोग कमेंट कर करके परेशान कर देते, सर इसका उत्तर तो 1938 है। या 1938 लिखता 1932 नहीं लिखता तो तब भी आप लोग परेशान करते। इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन लिख दिए हैं। जो आपको ऑप्शन वहाँ पर मिलेगा आपको उसमें टिक करना है। फिर देखिए जागृत गढ़वाल संघ की स्थापना, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी किताबों में क्या है, किसी किसी किताब में 1939 दिया हुआ है। जागृत गढ़वाल संस्था, जागृत गढ़वाल संघ, अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम है। तो कहीं कहीं 1932 दिया हुआ है इसका आंसर। अजय रावत, देखिए मैं अजय रावत को ही सही मान के चल रहा हूँ। जागृत गढ़वाल संघ की स्थापना अजय रावत ये बोलते हैं 1932 में हुआ था। लेकिन अगर आपको 1932 ऑप्शन में नहीं मिलता है तो 1939 तो आप लगा ही सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर से मेरी कोई गलती नहीं है, जो गलती है किताबों की है। और किताब अब देखिए ऐसा है, आयोग जाने कौन सी किताब उठा ले, हो सकता है अजय रावत ना उठाए, जिसमें 1939 है वो उठा ले। तो इसलिए आपको 1939 भी याद रखना है, 1932 भी आपको याद रखना है। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए जवाहरलाल नेहरू दुगड्डा कब आए, ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जवाहरलाल नेहरू दुगड्डा आते हैं 1936 में।
उसके बाद देखिए अगला आता है हमारे पास डोला पालकी आंदोलन। तो ये डोला पालकी आंदोलन भी आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर से एक बात आपको और याद रखनी है। देखिए जागृत गढ़वाल संघ है ना, जो जागृत गढ़वाल संघ 1932 में इसकी स्थापना अजय रावत ने बताई है। लेकिन जो मैंने आपको 1939 में बताया ना, जो अलग अलग किताबों में जो लिखा हुआ है जागृत गढ़वाल संस्था, क्या नहीं वो गढ़वाल, वो है गढ़वाल जागृत संस्था। इसको आप लोग ऐसे भी नोट कर सकते हैं, गढ़वाल जागृत संस्था जो बताया गया है 1939 में, और जागृत गढ़वाल संघ जो बताया गया है 1932 में। तो इस प्रकार से कुछ कंफ्यूजिंग किताबों में दे रखा है, तो आपको दोनों ही याद रखने हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों ही आपको डिटेल से बता दिए हैं। तो अजय रावत बोलते हैं 1932 में, कुछ अन्य किताबों में गढ़वाल जागृत संस्था के नाम से भी दे रखा है 1939 में। चलिए ठीक है। तो देखिए डोला पालकी आंदोलन की हम लोग बात करते हैं। डोला पालकी आंदोलन जो होता है 1930 में होता है, और इसका नेतृत्व किसने किया था, वो किया था जयानंद भारती ने। अब ये डोला पालकी आंदोलन क्या था, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो देखिए सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ शिल्पकारों के इस आंदोलन का उद्देश्य स्वर्ण दुल्हों के समान स्थिति को प्राप्त करना था। यानी कि जो समाज में जो उच्च वर्ग था, उच्च वर्ग में मतलब जैसे कि अब देखिए इसमें होता क्या था ना, जैसे कि कोई उच्च वर्ग का व्यक्ति हो, अगर उसका विवाह होता है तो विवाह के बाद जो ये होते नहीं, जो पालकी डोली पालकी होती है उसमें बैठ के वो लोग जाते हैं। तो उस समय जो वो अधिकार था डोली पालकी में जो बैठने का अधिकार था, वो उच्च वर्ग के लोगों को ही हुआ करता था। जो ये शिल्पकार थे, दलित लोग थे, इनको डोला पालकी में बैठने का अधिकार नहीं था। तो डोला पालकी आंदोलन चलता है 1930 में, जयानंद भारती के नेतृत्व में यह चलता है। और देखिए सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ चलाया जाता है। शिल्पकारों के इस आंदोलन का उद्देश्य स्वर्ण दुल्हों के समान स्थिति प्राप्त करना था। तो इस आंदोलन से पूर्व राज्य में शिल्पकारों को शादी व अन्य अवसरों पर डोला पालकी में बैठने का हक नहीं था। आंदोलन के बाद उन्हें यह हक मिल गया था। जैसे कि क्या होता है, जब 1930 से पहले जो कि आंदोलन नहीं चला था डोला पालकी आंदोलन, उससे पहले जो जो शिल्पकार थे, जिस शिल्पकार में जिसकी भी शादी होगी, तो उस समय क्या था, जो डोला पालकी की जो उनको आज्ञा थी, या फिर हम लोग कह सकते हैं उनको अधिकार था, वो अधिकार उनके पास नहीं था। यानी कि उनको डोला पालकी में बैठने की, जो डोला पालकी में बैठने का अधिकार नहीं था। जब डोला पालकी आंदोलन चलाया जाता है 1930 में, किसके द्वारा, जयानंद भारती के द्वारा, उसके बाद जो शिल्पकार वर्ग होता है उनको भी डोला पालकी में बैठने का अधिकार या फिर उनको बैठने का हक मिल गया। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए लैंस डाउन में डोला पालकी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ। देखिए अगर हम लोग बात करेंगे ना स्वतंत्रता संग्राम की, या हम लोग बात करेंगे आधुनिक उत्तराखंड की, तो आपको डेट याद रखने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। बहुत सारी डेट आपको यहाँ पर से याद रखनी है। चलिए ठीक है। तो लैंसडाउन में डोला पालकी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ, 23 फरवरी 1941 को। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए, छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। लैंसडाउन में डोला पालकी सम्मेलन का आयोजन कब होगा, तो ये होगा 23 फरवरी 1941 को। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हमने कुछ आंदोलन के बारे में बात करी। डोला पालकी आंदोलन हो, शिल्पकार आंदोलन हो, अमन सभा की बात हो, तो यहाँ पर आज हमने कुछ टॉपिक क्लियर किए हैं। और ये सीरीज हमारी ऐसी चलती रहेगी। और मैं सोच रहा हूँ हिंदी भी शुरू कर दूँ, हो सकता है आगे वाली वीडियो में हम लोग हिंदी पढ़ें, क्योंकि हिंदी में मैं शुरुआत करूँगा आपकी पत्र लेखन से। पत्र लेखन से मैं हिंदी शुरू करूंगा आपकी। बाकी संधि समाज अलंकार तो आप लोग पढ़ते ही रहते हैं, पत्र लेखन हर कोई नहीं पढ़ता है। पत्र लेखन के बाद फिर जनसंचार की हम लोग बात करेंगे। जनसंचार से क्वेश्चन यहाँ पर काफी बन रहे हैं एग्जाम में। पत्र लेखन और जनसंचार मेरी पहली प्राथमिकता यही रहेगी, पत्र लेखन और जनसंचार आपको कवर कराऊं। उसके बाद ही हिंदी में जो अन्य चीजें हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों दूसरी बात यह है कि चैनल को आप लोग शेयर नहीं करते हैं और पूरा वॉच नहीं करते हैं, आपका इसमें नुकसान है, मेरा तो कुछ नहीं जाएगा अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे। देखते होंगे मैं बीच बीच में काफ़ी चीज़ें नोट कराता रहता हूं, तो इसलिए पूरी वीडियो देखा कीजिए ताकि आपको इससे और भी फायदा मिल सके। और साथ ही में शेयर कर दिया कीजिए। अगर कुछ आपको पूछना होता है तो पूछ लिया कीजिए, कमेंट कर दिया कीजिए, मैं हर कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूं। और फेसबुक पेज से दोस्तों आप लोग हमारे ऐड हो जाइए, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और आप वहां से ऐड हो सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर ही मैंने नीचे दे रखा है, व्हाट्सअप में भी आप हमको मैसेज कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो जितना भी आज मैंने आपको पढ़ाया काफ़ी महत्वपूर्ण है, कुछ भी आपको इसमें से नहीं छोड़ना है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।